जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार इंडियन बीआरडी क्लासेस में। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं शशिकांत और आज आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मेंसुरेशन का सेकेंड लेक्चर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। आप लोग जानते हैं कि मेंसुरेशन हमेशा, आप चाहे जो भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हो, हमेशा आता ही आता है। आप इसे गणित से अलग नहीं कर सकते। हर एक एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न आसानी से देखने को मिल जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई भी वनडे एग्जाम, जैसे रेलवे हो गया, ग्रुप डी, बैंक, एसएससी, कोई भी आप एग्जाम दीजिए, हमेशा आता ही आता है। और बता दें कि एक लेक्चर मैंने इस चैप्टर का ले लिया है, आप जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है। और मैं चाहूँगा कि आप इस सेशन को प्यारे भाई और बहनों के पास और जहाँ तक हो सके आप शेयर कर दीजिए, ताकि सभी विद्यार्थी हमसे कॉपी और पेन लेकर जल्द से जल्द जुड़ जाएँ और क्लास को बिना देरी के स्टार्ट करें। हेडिंग लिख लीजिएगा, मेंसुरेशन का सेकेंड लेक्चर है। पिछले लेक्चर में मैंने बात किया था रेगुलर पॉलीगोनल, मतलब समबाहुभुज, रेगुलर पॉलीगोनल यानी कि समबाहुभुज की। तो उसी टॉपिक पर आज थोड़ा सा कुछ और कहानियां देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलेंगे। तो एक लिख लीजिएगा, रेगुलर पॉलीगन, हेडिंग रेगुलर पॉलीगन यानी कि समबाहुभुज। मैंने समबाहुभुज का डिफिनीशन बताया था कि वह कोई भी आकृति हो जिसमें सभी भुजाएं समान होती हैं, रेगुलर पॉलीगन कहलाता है। मान लीजिए 10 भुजा, 8 भुजा, 5 भुजा, कोई भी भुजा हो, कितनी भी भुजा हो, हमेशा उसका जो भुजाएं होंगी सभी आपस में बराबर होंगी। जैसे मान लीजिए मैंने n बराबर 12 ले लिया, 12 भुजा है, और पूछ दूं कि इसका आंतरिक कोण बताइए, इंटरनल एंगल क्या होगा, एक्सटर्नल एंगल क्या होगा। हाँ, पिछले लेक्चर में भी बताया था, लेकिन इसमें भी बताऊंगा, उसके बाद आगे की ओर चलेंगे। तो बताइए, n बराबर 12 है, 12 भुजा है, तो उसका इंटरनल एंगल क्या होगा, इंटरनल एंगल बताना है आपको। और एक्सटर्नल एंगल क्या होगा, इसके लिए मैंने एक फार्मूला भी बताया था, लेकिन यहाँ पर फार्मूला का यूज नहीं करेंगे। आप लोग जानते हैं कि एक्सटर्नल एंगल का मान कितना होता है, 360 डिग्री। 360 डिग्री टोटल होता है। अगर प्रत्येक का मान निकालेंगे तो 12 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, 12 या 36 हो जाएगा, यानी कि 30 डिग्री। प्रत्येक कोण हो जाएगा 30 डिग्री का मान। और आप लोग जानते हैं कि इंटरनल और प्लस एक्सटर्नल दोनों मिलाकर 180 डिग्री होता है। तो एक का मान निकालने के लिए इंटरनल यहाँ पर रहने दीजिए, प्लस का एक्सटर्नल का मान 30 रख दीजिए, और इक्वल टू के 180 डिग्री। इसे पक्षांतर करेंगे तो कितना आएगा, इंटरनल एंगल का मान 30 में से 30 माइनस करेंगे 180 में से आ जाएगा 150, यानी कि प्रत्येक आंतरिक कोण का मान आ गया 150, यानी कि 150 डिग्री। तो टोटल अगर हम पूछ दें कि 12 कोणों का मान कितना होगा, तो देखिएगा 12 दाम 132 और 12 तियाँ 36, यानी कि बोले तो 1560 हो जाएगा। 1500 संपूर्ण आंतरिक कोण का मान हो जाएगा 1560 डिग्री, और प्रत्येक बाहरी कोण का मान हो जाएगा, और प्रत्येक बाहरी कोण का मान 30 डिग्री हो जाएगा। और देखिएगा 30 डिग्री एक कोण का मान है, और प्रत्येक इंटरनल एंगल का मान 150 है, और दोनों मिलाकर 180 डिग्री आ रहा है, यानी कि यह सही है। अब बात करते हैं कि विकर्ण क्या होता है, डायगोनल्स क्या होते हैं। यह तो पिछले लेक्चर की बात है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। हेडिंग लिखिएगा, डायगोनल्स यानी कि विकर्ण। विकर्ण जैसे मान लीजिए आप लोग वर्ग देखे होंगे, रेक्टेंगल देखे होंगे, उसमें विकर्ण होता है त्रिभुज में, यानी कि ट्रायंगल में कोई विकर्ण नहीं होता, इतना बात क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए n बराबर मैंने 4 ले लिया, n बराबर 4 ले लिया, और पूछ दें कि n बराबर 4 में कितने विकर्ण होंगे, कितने डायगोनल्स होंगे। n बराबर 4 एक रेक्टेंगल या स्क्वायर क्रिएट कर रहा है, तो आप लोग जानते हैं कि आयत में या फिर वर्ग में 2 विकर्ण होते हैं। चलिएगा इससे कैसे देखेंगे, फार्मूला लिखिएगा डायगोनल्स का, यानी कि d इक्वल टू n माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 2 के। अब इस फार्मूला में n बराबर 4 देखते हैं, यह क्या क्रिएट करेगा, एक वर्ग क्रिएट कर रहा है, और वर्ग में 2 ही विकर्ण होते हैं, आप लोग देख रहे हैं। इस फार्मूले में देखते हैं कि n बराबर 4 रखने पर 2 विकर्ण आता है, तो फार्मूला सही है। रखिएगा n बराबर रखेंगे 4,
यहाँ से 4 माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 2 के 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 4 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ रहा है 2, यानी कि 2 बिकर डायगोनल हमारा 2 आ रहा है। तो जो फार्मूला हमने लिखवाया है यह सही है, यह डायगोनल्स का फार्मूला है। आपको रेगुलर पॉलीगन में यह भुजा का मान दे देगा, 10 भुजा 8 भुजा कोई भी दे देगा और पूछ देगा कि बिकर की संख्या बताइए, तो इस फार्मूले का यूज करके आप आसानी से बिकर निकाल सकते हैं। वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा और फार्मूले को आप लोग नोट कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए n बराबर मैंने 8 ले लिया, n बराबर 8, तो पूछ दो डायगोनल्स की संख्या क्या होगी, यानी कि d इक्वल टू फार्मूला हमारा n माइनस का 3 और डिवाइडेड बाई 2 के d बराबर n का मान रखेंगे 8, यहाँ से 8 में से 3 जाएगा तो कितना होगा 5, डिवाइडेड बाई 2 के 2 से 8 काटेंगे तो 4 पर हम जाएगा, यानी कि 20, यानी कि 20 डायगोनल्स हो जाएंगे उस समबाहुभुज का जिसमें 8 भुजाएं हों, 20 को हो जाएगा। मान लीजिए इसी प्रकार से n बराबर मैंने 15 ले लिया, तो उसमें क्या होगा डायगोनल्स की संख्या 15, फार्मूले में आप डायरेक्ट रखिए 15 और 15 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा 12 और डिवाइडेड बाई 2 के 2 से 12 काटेंगे तो 6 होगा और 15 6 के 90, यानी कि 90 डायगोनल्स होगा। नोट कर लीजिएगा डियर, आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अब जैसे मान लीजिए अभी तो हमने सीखा कि डायगोनल्स कैसे निकालते हैं। आपको एग्जाम में हो सकता है कि डायगोनल्स दे दे और पूछ दे कि भुजा की संख्या कितना हो गई। जैसे मान लीजिए मैं कह दूं कि डायगोनल्स यानी कि d बराबर कितना है 54, यानी कि बिकर की संख्या 54 है, तो आप भुजा की संख्या बता दिए, यानी कि भुजा का मान बता दिए। तब कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए फार्मूला वही है d इक्वल टू n माइनस का 3 और डिवाइडेड बाई 2 के d का मान 54 बिकर है, यानी कि 54 डायगोनल्स है, यानी कि 54 n माइनस का 3 और डिवाइडेड बाई 2 के 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना होगा 54 दूना 108, यानी कि 108 इक्वल टू n माइनस का 3। अब देखिए इतना आगे आप चाहेंगे तो द्विघात समीकरण बना सकते हैं, द्विघात समीकरण बनाकर भी हल कर सकते हैं, लेकिन जब एग्जाम में आप बैठे होंगे तो ऐसे प्रश्न आ जाए तो हमेशा आपको माइंड में सेट होना चाहिए कि हमें वहाँ पर सर्वसंख्या नहीं बनाना है, द्विघात समीकरण नहीं बनाना है। यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए होंगे, 4 ऑप्शन यदि दिए हैं तो काफ़ी आसान हो जाता है यह प्रश्न। डायरेक्ट 2 संख्या रख कर एक संख्या रख कर चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए हम 12 रख रहे हैं, n बराबर मैंने 12 रख दिया, यहाँ पर तो 12 होगा, लेकिन यहाँ पर 12 माइनस का 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 12 9 108, यानी कि n बराबर हो गया 12 यानी कि भुजा की संख्या कितना हो जाएगी, भुजा की संख्या 12 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा डियर। अब चलिए अभी तो बात हो रहा था केवल समबाहुभुज पर। अब देखते हैं कि समबाहुभुज का एरिया क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होती है, इस चीज़ों पर आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे वृत्त की कि सर्कुलर क्या होता है, सर्किल क्या होता है, लिख लीजिएगा हेडिंग सर्किल, यानी कि वृत्त आप बचपन से ही पढ़ते आते होंगे। वृत्त हमारा कुछ इस प्रकार से होता है। वृत्त में एक केंद्र होता है जिसे सेंटर बोलते हैं अंग्रेजी में, मान लीजिए ओ। वृत्त में हमारा एक सेंटर होता है। यदि इस सेंटर से वृत्त के इस सरफेस पर कोई रेखा खींच दे तो उसे क्या बोलते हैं, हमारा रेडियस कहलाता है। रेडियस यानी कि त्रिज्या। त्रिज्या कहलाता है। अब देखिएगा यह हमारा रेडियस हो गया, यानी कि वृत्त के केंद्र से इस वृत्त की परिधि तक खींची गई रेखा हमारा रेडियस कहलाता है। आप चाहे यहाँ से भी यहाँ खींच दीजिए, यहाँ से भी यहाँ खींच दीजिए, जो रेडियस की वैल्यू होती है अर्थात जो रेडियस का मान होता है वह हमेशा समान होता है।
मान लीजिए इसका मान मैंने 12 सेंटीमीटर रख दिया, तो यह भी 12 सेंटीमीटर, यह भी 12 सेंटीमीटर। कहने का मतलब यह है कि इस केंद्र से कितना भी आप रेडियस निकालें हमेशा उसका मान 12 सेंटीमीटर ही आएगा। इतना बात तो आप सभी लोग समझ गए होंगे। यह हमारा रेडियस हो गया। दूसरा वृत्त बना रहा है, इसमें देखिएगा, मान लीजिए यहाँ से मैंने एक रेखा खींच दिया, यहाँ से मैंने एक रेखा खींच दिया और यह इसका नाम दे दिया ए और बी। अगर मैं पूछ दूँ कि इस रेखा को क्या बोलेंगे, इस रेखा को क्या बोलेंगे, तो इस रेखा को बोलेंगे जीवा। क्या बोलेंगे? जीवा, जीवा कहलाएगा। अब मैं पूछ दूं कि एक वृत्त से कितने जीवा खींच सकते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि एक वृत्त से हम कितना जीवा खींच सकते हैं, गिनती नहीं है, यानी कि कहने का मतलब आंसर आएगा अनंत। अगर पूछ दे एग्जाम में वन लाइनर क्वेश्चन में कि एक वृत्त से कितनी जीवा खींच सकती हैं, तो उसका आंसर आप लोग देंगे अनंत। अनंत जीवा खींच देते, अनंत जीवा खींच सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए इसे हमने जीवा बोला, इसे हमने जीवा बोला, यदि इसी जीवा को हम वृत्त के सेंटर से खींच देते हैं तो इसका मान क्या, इसको क्या बोलेंगे? यह भी एक जीवा है, यह भी एक जीवा है, लेकिन यह जीवा में भी सबसे बड़ी जीवा है, जिस कारण से इसका एक नाम धर देंगे व्यास जिसे बोलते हैं, यानी कि डायमीटर। डायमीटर वह जीवा होती है वृत्त की जो सबसे बड़ी होती है। अब समझिए, जो डायमीटर है और जो रेडियस है, वृत्त का रेडियस और वृत्त के डायमीटर में एक रिलेशन होता है, जिसको आप लिख लीजिए, वृत्त का रेडियस और वृत्त के डायमीटर में, यानी कि D=R/2, यानी कि जो हमारा व्यास होता है वह रेडियस से 2 गुना होता है, या फिर रेडियस हमारा व्यास का आधा होता है। नोट कर लीजिएगा डियर। अब जैसे मान लीजिए यहाँ से इतना बात तो आप सभी लोग समझ गए होंगे। जैसे मान लीजिए मैंने एक वृत्त बना दिया, यह इसका सेंटर है हो। अगर मैं पूछ दूं कि इस वृत्त के सतह से एक रेखा खींच दिया जिसका नाम है ए बी, तो इसे कौन सी रेखा बोलेंगे? तो इसे बोलेंगे वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा। यदि हम इस वृत्त को ऐसे इंटरसेक्ट कर दें तो इसे कौन सी, सी और डी नाम दे दीजिए, तो इसे कौन सी रेखा बोलेंगे? प्रतिच्छेदन रेखा, प्रतिच्छेदन रेखा या इंटरसेक्ट लाइन। नोट कर लीजिएगा डियर, इसे स्पर्श रेखा और इसे प्रतिच्छेदन रेखा। प्रतिच्छेदन रेखा, इतना बात तो आप सभी लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अगर मैं पूछ दूं, मान लीजिए वृत्त हमारा हेडिंग चल रहा है, यह एक वृत्त है, यह एक वृत्त है। वृत्त की आप सभी लोग जान गए होंगे कि यह एक रेडियस होता है, यह एक रेडियस होता है। अगर मैं वृत्त की परिधि की बात करूं, अभी हमने क्षेत्रफल की एरिया की बात नहीं कर रहे हैं, केवल इसकी परिधि और पैरामीटर की बात करेंगे और चाप की बात करेंगे। तो इसकी परिधि क्या होगी, यानी कि मान लीजिए इस वृत्त को ऐसे जब सर्कुलर करेगा, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर एक मोशन किया और यहाँ पर चल आया, तो कितनी दूरी तय करेगा, यानी कि वह दूरी तय करता है 2πr। 2πr एक राउंड मारने में वह 2πr दूरी तय करता है। कहने का मतलब यह जो टोटल दूरी होती है यह इसी सतह से तय करती है, यह इसी सतह से तय करती है, यानी कि इस केंद्र पर 360 डिग्री का एंगल बनता है। एक राउंड मारने में 360 डिग्री तय करता है और 360 डिग्री में 2πr डिस्टेंस वह कवर करता है, 360 डिग्री डिस्टेंस कवर करता है। लेकिन वह सतह से ही, वृत्त के इस सतह से ही कवर करता है, जिस कारण से इसे ही हम चाप बोल देंगे। यही हमारा
चाप की लंबाई हो जाएगी। अब मान लीजिए इसी वृत्त को, अभी हम एरिया की बात नहीं कर रहे हैं, एरिया तो आप लोग जानते ही होंगे कि पाई आर स्क्वायर होगा। यदि इसको मिटाकर एक अर्धवृत्त बना दें, अब मान लीजिए संपूर्ण वृत्त था, एक अर्धवृत्त बना दें, अर्धवृत्त बना दें, इसके सेंटर पर 180 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर मैं पूछ दूं कि चाप की लंबाई बताइए, चाप की लंबाई बताइए और परिधि बताइए, परिधि बताइए, तो कितना होगा समझिएगा। चाप अलग होता है, परिधि अलग होता है। चाप हमारा केवल मान लीजिए यहाँ से ए पॉइंट है, यहाँ पर बी पॉइंट है, तो ए से बी पॉइंट की दूरी जो होगी चाप कहलाएगी। परिधि क्या है, परिधि वह दूरी होती है, यदि यहाँ से चल रहे हैं तो वृत्त के इस सतह से यदि चलते हुए पुनः इसी पॉइंट पर आ जाते हैं तो टोटल जो डिस्टेंस हम कवर करेंगे उसे परिधि बोलेंगे। लेकिन चाप क्या होगा, ए से लेकर यहीं बी तक जो हम दूरी तय करेंगे उसे चाप कहेंगे। आप लोग लंगड़ा प्रकार से आप लोग चाप काटते हैं तो इस लाइन को नहीं खींच सकते हैं, केवल यही लाइन खींचा जाता है, उसी को हम चाप बोलते हैं। आप लोगों ने खींचा होगा, देखा होगा। तो चाप की लंबाई क्या होगी, संपूर्ण 360 डिग्री तय करने पर चाप की लंबाई थी 2 पाई आर। अभी देख रहे हैं कि हम 180 डिग्री डिस्टेंस कवर कर रहे हैं या फिर 180 डिग्री घूम रहे हैं, तो आधा हो जाएगा, यानी कि पाई आर। चाप की लंबाई पाई आर हो जाएगी, पाई आर। अब परिधि की बात करें तो परिधि के बाद चाप की लंबाई जब पाई आर है, चाप की लंबाई पाई आर। अब देखिए अभी हमने परिधि का डिफिनीशन क्या बताया कि संपूर्ण दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो हमने कवर कर ली। अब एक आर ये है, एक आर ये है, तो ये भी लिख सकते हैं 2r या फिर पाई आर प्लस डी, यानी कि क्या हो जाएगा डायमीटर, यानी कि व्यास भी लिख सकते हैं क्योंकि 2r के बराबर हमारा व्यास होता है। नोट कर लीजिएगा डियर। अभी केवल हम परिधि और चाप की बात कर रहे हैं, एरिया की बात नहीं कर रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हमने एक वृत्त का एक खंड लिया, एक चौथाई लिया, एक वृत्त का हमने केवल एक चौथाई लिया, एक चौथाई लिया, यह भी आर, यह भी आर। अगर मैं पूछ दूं कि चाप बताइए, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई क्या होगी और परिधि क्या होगी, परिधि क्या होगी। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। चाप की लंबाई क्या होगी, संपूर्ण जब 360 डिग्री तय कर रहा था, 360 डिग्री तय कर रहा था तो हमारा था 2 पाई आर। यहाँ पर 90 डिग्री कवर करेगा, यहाँ पर 90 डिग्री कवर करेगा, तो कितना होगा जाएगा चाप, यानी कि जो यह लेंथ है इसकी क्या होगी 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 360 डिग्री इंटू 90 डिग्री, इंटू 90 डिग्री, यह हमारा चाप होगा। 90 दूना 180, 180 से 360 काटेंगे तो कितना होगा पाई आर डिवाइडेड बाई 2 के, यानी कि चाप की जो लंबाई होगी पाई आर डिवाइडेड बाई 2 के हो जाएगी। अब बात करते हैं परिधि की। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मान लीजिए ए बी और सी हमने पॉइंट खींच दिया, तो बी और सी की जो चाप की लंबाई है वो पाई आर डिवाइडेड बाई 2 के हो गई। परिधि में हमें टोटल डिस्टेंस तय करना होता है, यानी कि ए से सी और सी से बी और बी से ए तक, यानी कि सी और बी, यानी कि बी सी की मान है कितना पाई आर डिवाइडेड बाई 2 के, और एक आर ये यानी कि प्लस का 2r। नोट कर लीजिएगा डियर, परिधि और चाप की लंबाई में कुछ डिफरेंस है जिसको आपको समझना है। तो चाप की लंबाई पाई आर डिवाइडेड बाई 2 के और परिधि पाई आर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2r के, नोट कर लीजिएगा। अब जैसे मान लीजिए हमने एक वृत्त ले लिया, वृत्त का एक सेक्टर ले लिया, सेगमेंट ले लिया, और यहाँ पर हमने 60 डिग्री बना दिया।
60 डिग्री बना दिया, 60 मान लीजिए, 60 नहीं 120 मान लीजिए, 120 डिग्री मान लिया, यह हमारा आर है। तो चाप बताइए, चाप की लंबाई बताइए, परिधि बताइए, परिधि कितना होगा, परिधि कितना होगा समझिएगा। 360 डिग्री पर हमने 2 पाई आर चाप की लंबाई कहिए या फिर परिधि कहिए, क्योंकि यह दोनों सतह से ही हो रहा था तो इतना कवर कर रहे थे। 120 डिग्री का कवर करने के लिए कितना होगा, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 360 के इंटू 120। अब कुछ बच्चों को यह डायरेक्ट समझ में ही नहीं आ रहा होगा, तो चलिए सर बता देते हैं। देखिए 360 डिग्री हम 2 पाई आर डिस्टेंस, जब 360 डिग्री एंगल घूम रहे हैं तो 2 पाई आर कवर कर रहे हैं। एक एंगल तय करने में हमको कितना चलना पड़ेगा, एक एंगल तय करेंगे तो कितना परिधि आएगी, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 360 डिग्री के, 360 डिग्री के 120 एंगल हमको तय करना है, 120, तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 360 डिग्री इंटू 120 हो जाएगा, इतना तो होगा। अब देखिए 120 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 बार में कट जाएगा, यानी कि 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 3, यानी कि चाप की लंबाई आ गई 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 3 के। अब परिधि हमको लेना है, तो परिधि में यहाँ से यदि तय करते हैं तो दूरी यह भी हो जाएगा, मान लीजिए ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट। अभी तो इसी चाप की लंबाई हमने बताया है, इस चाप की लंबाई कितना हो गया, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 3 के, लेकिन टोटल परिधि की बात करेंगे तो यह भी लेना पड़ेगा, यानी कि 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 3 और एक आर प्लस का 2 आर, इतना हो जाएगा परिधि, और ये हो जाएगा हमारा चाप की लंबाई। नोट कर लीजिएगा डियर। ये तो रहा वृत्त की बात। वृत्त में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इससे पहले कुछ छूट गया था। हमने रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहे थे, रेगुलर पॉलीगन में सारी चीज़ें देख ली थी, लेकिन उसका एरिया निकालने के लिए थोड़ा सा छूट गया था, उसको देख लीजिए कैसे निकालते हैं। रेगुलर पॉलीगन का एरिया, रेगुलर पॉलीगन का एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया कैसे निकालेंगे, फार्मूला देख लीजिए कैसे निकालेंगे। एरिया बराबर होता है 1/2 कोष्टक में रेगुलर पॉलीगन का परिमाप यानी कि पैरामीटर इनटू लंबवत ऊंचाई, परपेंडिकुलर हाइट, लंबवत ऊंचाई बोल सकते हैं, लंबवत ऊंचाई। जैसे मान लीजिए n बराबर हमने एक 6 ले लिया, जिसे बोलेंगे षष्ठभुज। इसका फिगर कैसे बनाएंगे, फिगर देख लीजिए। यह हमारा एक षष्ठभुज है, तो यहाँ से इस भुजा पर हम जो लंब डालेंगे वही वाला बोलेंगे कि यह हमारा परपेंडिकुलर हाइट है। तो एरिया बराबर 1/2 रेगुलर पॉलीगन का परिमाप। मान लीजिए रेगुलर पॉलीगन होता है तो सभी भुजाएं x बराबर होती हैं, यानी कि 6 भुजाएं हैं तो 6a हो जाएगा, और परपेंडिकुलर हाइट का मान दिया होगा, एरिया आप लोग निकाल सकते हैं। लेकिन मान लीजिए एक ही फार्मूला नहीं, एक फार्मूला और है, उसको भी नोट कर लीजिएगा, एरिया का ही है। एरिया बराबर होता है n/4 a² काट कोष्टक में π/n। घबराइए नहीं डियर, n भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि a क्या है n क्या है। नोट कर लीजिए यहाँ पर n बराबर हमारा क्या है, भुजा की संख्या, भुजा की संख्या, और ये क्या हमारा भुजा है, और पाई का मान आप लोग जानते हैं कि 22/7। यहाँ पर 22/7 नहीं 180 डिग्री रखना होता है, पाई का मान 180 डिग्री। तो नोट कर लीजिएगा, यही दो फार्मूला है जिसकी मदद से हम रेगुलर पॉलीगन का एरिया काफ़ी आसानी से निकाल सकते हैं। नोट कर लीजिएगा। और अभी हमने वृत्त पढ़ा, वृत्त में संपूर्ण वृत्त क्या होता है, अर्धवृत्त क्या होता है।
अभी पढ़े थे कि वृत्त के 1/4 का पैरामीटर और चाप की लंबाई कैसे निकालेंगे। फिर से एक सेगमेंट लिए थे और एक फार्मूला और लिख लीजिएगा कि चाप की लंबाई कैसे निकालते हैं। चाप की लंबाई आप लोग पढ़े होंगे, चाप की लंबाई बराबर कोण इंटू त्रिज्या। यह भी फार्मूला काफ़ी काम आता है, नोट कर लीजिएगा। अभी हो गया हमारा वृत्त हो गया। वृत्त में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम उसको नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। और यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।